सो गाइस, हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं नेक्स्ट करंट अफेयर से, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। सो जिस तरह से हमारे यूपीएससी एचसीएस के एग्जामिनेशंस आते हैं वहाँ पर, यहाँ जैसे एचसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, इन टॉपिक से आमतौर पे नहीं पूछे जाते। बट फिर भी, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा देखने को मिला है हमें कि जो एचसीएस है वो भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है जो करंट में न्यूज़ हो उनको, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, उनको भी इस तरह से पूछ सकते हैं जैसे यूपीएससी आमतौर पे पूछा करती है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको अगेन इसमें कुछ ही पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है जिसे यूएनजीए कहा जाता है, वहाँ पर अभी एक उन्होंने अपॉइंट किया है जो इराकी प्रेसिडेंट है बरहाम सली, एज द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजी। मतलब वो एक तरह से, आप जानते ही जैसे जो रेफ्यूजीज होते हैं उनकी वर्ल्ड लेवल पर क्या सिनेरियो है, उनके साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, उन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए एक पर्टिकुलर ये एजेंसी है दैट इज नोन एज यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन। तो ये हाई कमीशन किसके लिए? रेफ्यूजीज के लिए है बेसिकली। तो ओवरऑल इसमें आपको थोड़ा सा एक नाम ध्यान दे सकते हैं आप कि दैट बरहाम सली जो है ना, एक किसी इंपॉर्टेंट सीट पर या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली है। आपको साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखनी है, इस तरह की जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एक एस्टैब्लिशमेंट जो ईयर है, जैसा मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए 1950। तो आप अपने नोट्स में वहाँ पे सिंपली 1950 लिखिए। और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जेनेवा। और इससे बाकी आपको इसमें ऐसा कोई और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा, आपको नाम पता होना चाहिए। और उन्होंने एक साथ में ध्यान रख लीजिएगा, इनको यहाँ पे रिप्लेस जिसको किया है वो कौन है, यानी कि जो इनसे पहले थे दैट वाज फिलिपो ग्रैंडी, ये इटली के थे। तो अभी जो इराक के पुराने जो ये पहले रह चुके हैं प्रेसिडेंट बरहाम सली, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जा रहे हैं। इसमें दैट इज द डिनोटिफाइड ट्राइब्स टू बी इनमरेटेड इन दी सेंसस 2027। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारे अभी सेंसस जो है वो 2027 में होने वाले हैं, ये पता हो आपको। और साथ ही साथ इसमें याद रखें डी नोटिफाइड ट्राइब्स को भी अब यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या है यहाँ पर, उसके बारे में देखते हैं। ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर जब ऐसे जो ट्राइब्स हैं जिन्हें डीएनटी यानी कि डी नोटिफाई किया जा चुका है, उन्हें हम यहाँ पे सेंसस में कैल या काउंट करेंगे, इनको इंक्लूड किया जाएगा। तो इस प्रकार की अगर पहले इनकी जो काउंटिंग है वो 1911 के अंदर की गई थी, और उस समय पर क्रिमिनल ट्राइब्स के कैटेगरी के तहत इनको काउंट किया गया था, इनके कितने लोग हैं, तो और मतलब ट्राइब्स कितने और उन हर ट्राइब से जुड़े हुए कितने लोग हैं। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में सिर्फ जो जानना की ज़रूरत है आपको उतना देखें इसमें, दैट यहाँ पर जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है 1871, एक्चुअली क्या था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो उन्हें लगता था कि कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि मतलब कानूनी तौर पर जिन एक्ट्स को या जिन चीज़ों को, हैपनिंग्स को बुरा माना जाता था या ऑफेंस माना जाता था, जिन्हें क्राइम की कैटेगरी में डालते थे, तो अगर कोई ट्राइब इस तरह का कार्य करती थी तो उन्हें, ऐसे ट्राइब्स को जो है ना, डी नोटिफाइड ट्राइब कहा जाता था। तो उनके लिए ना एक स्पेशल एक्ट्स बने हुए थे, जैसे कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का है। या आप थोड़ा सा ना ईयर याद जरूर रखिएगा, जिसे बाद में जैसे 1947 के बाद हमने इस एक्ट को हटा दिया था 1949 में। तो सिंपली आपको इतना इन्फॉर्मेशन याद रखनी है इसमें अभी। और इसके अलावा यहाँ पर ना एक कमिश्नर का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, दैट्स ए रन के जो कमीशन है 2008 के अंदर, इन्होंने पॉपुलेशन उस समय पर एस्टिमेट की थी कि हो सकता है कि इंडिया में 10 से 12 करोड़ जो लोग हैं ना वो डी नोटिफाइड ट्राइब के तहत आते हों। इसी तरह से जो एडेट या इदाते जो एक कमीशन है, इसमें इन्होंने कहा था दैट 1200 कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें डी नोटिफाइड या नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब में रखा गया है। नोमैडिक का मतलब होता है जो एक जगह पर मतलब अपना परमानेंट नहीं रहते, वो आज यहाँ पर हैं, हो सकता है 5-6 महीने बाद अपनी जगह बदल लें, उन्हें नोमैडिक बोलते हैं। और सेमी नोमैडिक होते हैं जो थोड़ा सा एक जगह पर कुछ समय के लिए, हो सकता है 1-2 साल के लिए रुकें और फिर बाद में कहीं और पे रहना शुरू करें। तो आपको याद रखना है नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं। जैसे नोमैडिक ट्राइब्स के अंदर ना बहुत फेमस है गाइस, जैसे बंजारे या जो रबारी हैं, वो इनको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं, ये सिर्फ आपके एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स किसे बोलते हैं? जो सीजनल माइग्रेशन करती हैं, दैट मीन्स जो एक मान लीजिए गर्मी आ गई, अगर कोई पहाड़ी इलाके की बात करें तो सर्दियों में हो सकता है वो अपर एरिया से नीचे के प्लेन एरियाज में आ जाएं, जस्ट टू अवॉइड द हार्श टेम्परेचर।
और इसी तरह से अगर गर्मियाँ हैं तो वो हो सकता है कि पहाड़ी के ऊंचे इलाकों की तरफ चले जाएं। तो आपको याद रखना है, जैसे कि हिमाचल के अंदर बहुत फेमस है गाइस, दैट इज़ ए गद्दी ट्राइब। गद्दी या गद्दी से ट्राइब बोला जाता है। और इसी तरह से बकरवाल्स भी होते हैं, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं। मालधारी जो होते हैं गुजरात के अंदर भी आपको ये विजिबल हो सकते हैं। देन आफ्टर उसके बाद हम यहाँ बात जो कर रहे हैं, आपको मतलब इसके अंदर जो नोट डाउन करना चाहिए, सिर्फ दो कमीशंस के बारे में पता होना चाहिए, और जो ईयर है वो आपको बताओ 1871 का ईयर था, जिसे बाद में एक्ट को हटा दिया गया था। इसी तरह से यहाँ पर जिस कमेटी के बेसिस पर, रिकमेंडेशंस पर इसको हटाया गया था, दैट वाज अयंगर कमेटी। और इसी तरह से 1965 की एक कमेटी आई थी, जिसके अंदर एक अलग से इनको ग्रुप बनाने की बात कही थी, लोकुर कमेटी आई थी। क्योंकि ना ये कमेटीज वैसे बहुत रेयर है कि कहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कमेटीज किसी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई कमेटीज का नाम आप जरूर याद रखें। और अयंगर हो गई, लोकुर कमेटी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं मैचिंग के अंदर आपको क्वेश्चन आ जाए। तो लोकुर कमेटी ने कहा था कि यहाँ डी नोटिफाइड या जो नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु जो कम्युनिटी है, इनको एक अलग ग्रुप बनाकर इनके लिए ना अलग से स्कीम्स निकाली जानी चाहिए, सो दैट, क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं और हमें, ये भारत के ही लोग हैं, हो सकता है ये अभी भी उसी तरह की ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ कर रहे हो, लेकिन हमें इनको समझाना चाहिए और इनको सही ट्रैक पर लाना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो या हमारा हिस्टोरिकल कोई अचीवमेंट हुई उस दिन, या कोई नेशनल, इंटरनेशनल या एनवायरनमेंट से संबंधित ऐसे डेज होते हैं, उनके लिए आपको ज़रूर वहाँ पे याद रखना है कि उन डेज़ को ज़रूर आप मतलब ध्यान में रखें। जैसा कि यहाँ पे जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है, ये इंटरनेशनल नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखना है आपने, ये नेशनल है। तो हम ये 22 को जो सेलिब्रेट करते हैं, और ये किसकी याद में बनाया जाता है, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है श्रीनिवास रामानुजन की। तो आपने ये याद रखना है, रामानुजन जो एस रामानुजन या श्रीनिवास रामानुजन है, बहुत एक मतलब फेमस रिनाउंड नेम है मैथमेटिक्स के फील्ड के अंदर। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, दैट इसको हमने 2012 से इस ईयर को हम मना रहे हैं। और अब हम यहाँ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो आपको अपने नोट्स के अंदर सिंपली क्या करना है, वहाँ पर जो 22 दिसंबर को लिखना है सिंपली, और जो नेशनल मैथमेटिक्स डे के सामने ऐसा मेंशन कर दीजिए आप। और उसमें श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, जैसे आप इसमें एक दो चीज़ और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली तमिलनाडु से थे, और इरोड, इरोड जगह है वहाँ पर, तो वहाँ के रहने वाले थे। और इन्होंने यहाँ जैसे इसके बारे में आ सकता है, वैसे तो नहीं क्वेश्चन बनता, रामानुजन जो फ्रेड नोटबुक्स हैं, इन्होंने शुरू में ही, यानी कि अपने बचपन में ही मैथमेटिक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। और बाद में रॉयल सोसाइटी जो कि लंदन के अंदर है, इनको ये वहाँ पर फेलो, मतलब इनकी अचीवमेंट से प्रभावित होकर इनको वहाँ की एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेंबरशिप मिली, और इनको वहाँ पे स्टडी करने का और उसका मेंबर बनने का मौका मिला। और ये 1918 की बात है। और सेकंड ये इंडियन थे रॉयल सोसाइटी के जो मेंबर बने थे। और ये पहले पर्सन थे जो कि ट्रिनिटी कॉलेज जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मतलब साथ एसोसिएटेड है, वहाँ के ये पहले भारतीय फेलो ये बने थे। हालांकि इस तरह वैसे कोई फैक्ट्स आमतौर पे नहीं पूछता, लेकिन अगर हो सके तो चीज़ें आप याद रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनके बारे में है वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ ये रामानुजन नंबर किसे बोला जाता है। तो आपको याद रखना है गाइस, रामानुजन नंबर जो है ना वो 1729 नंबर है, याद रखिए। ये ना रामानुजन नंबर, इसे एक पर्सन और है जैसे जैसा GH हार्डी, तो हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है इसे। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मतलब इट्स अ स्मॉलेस्ट नंबर जिसे दो क्यूब्स को जोड़कर, या अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, अगर एक का क्यूब करेंगे और 12 का क्यूब करेंगे तो भी आपको वही आएगा 1729। 9 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब अगर जोड़ेंगे आप, तो आपको यहाँ पर 1729। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये नंबर आपने बस याद रखना है। इसके अलावा जो इनफाइनाइट सीरीज फॉर इंफिनिटी, दैट्स डेवलप द रिमार्केबल इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फॉर द पाई, सॉरी यहाँ पे दैट्स अ पाई। तो पाई के लिए यहाँ पर इन्होंने जो है ना एक इनफाइनाइट सीरीज को डेवलप किया था, और बाद में जो हाई प्रिसीजन पाई कंप्यूटेशन एल्गोरिदम्स के बाद में मतलब काम आया। तो ओवरऑल आप सिंपल याद रखें, इनफाइनाइट सीरीज फॉर पाई इन्होंने स्टार्ट किया था। इसी तरह ये सर्कल मेथड, एक्चुअली क्या है कि आमतौर पे हम लोग ना इनके अचीवमेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप लोगों को ना डायरेक्टली इनकी जो अचीवमेंट्स के एक बोल्ड हेडिंग्स हैं, सिर्फ उतना ही याद रख लेंगे तो भी चलेगा। तो आपको एक तो नंबर पता होना चाहिए इसमें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो मेनली हमें ना इनके यही चीज़ें पता हों, दैट जो हेडिंग्स हैं लाइक इनफाइनाइट सीरीज फॉर पाई, सर्कल मेथड इन्होंने दिया, और जैसे मॉक थीटा फंक्शंस, ये ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम समझने पे टाइम नहीं लगा सकते, तो आपको सिर्फ इनका जो है ना एक ब्रॉड लेवल पर चीज़ें पता हो तो वो एनफ रहेगा। और इसके अलावा इनके नाम पर जैसे शस्त्रा रामानुजन प्राइज़ जो है 2005 से हम दे रहे हैं, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। और हाँ, ये हो सकता है दैट क्योंकि आजकल जो हमारे इंडियन इस तरह से जो अचीवर्स रहे हैं उनके नाम पर जो हमने कोई प्राइज़ है वो हम कहीं ऑफर करते हैं, तो आपको ना जैसे इसमें नाम दिया गया दैट डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, उन्होंने 2025 का जो सहस्त्र रामानुजन प्राइज़ है वो मतलब जीते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये याद रख सके तो अच्छा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट्स अ गुड गवर्नेंस डे। सीधा अगेन ये भी इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए, तो 25 को आप इसको वहाँ पे नोट डाउन करें कि 25 को हम मनाते हैं इसको। ये लेकिन किसकी याद में, क्योंकि इस दिन जो है ना बर्थडे होता है दैट अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो उन्होंने उनकी याद में या उन कह सकते हैं कि बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम ये जो गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। क्योंकि वो, अगर उनकी आप पर्सनालिटी देखेंगे जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो उन्होंने भारत के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव गवर्नेंस, इन चीज़ों इन मुद्दों के ऊपर काम किया है, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो आपको अगेन क्योंकि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही याद रखेंगे तो एनफ है। और इसके साथ साथ जो है गुड गवर्नेंस होती क्या है, जिसमें गवर्नेंस में जब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो कानून का शासन जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है ना, जब ये चीज़ें, ये करेक्टर्स, ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो उसे हम गुड गवर्नेंस बोलते हैं। तो बस इतना आप याद रखें उसमें। देन आफ्टर, जो स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस मिटिगेट द हैवी मेटल पॉल्यूशन। तो अभी ना एक फ्रेश यहाँ पे स्टडी हुई थी, ये स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई ऐसे नहीं पूछेगा जी कहाँ ऐसा हुआ था कहाँ नहीं, आपको इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही इसमें याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ना एक दो चीज़ें आई हैं, जैसे कि यहाँ पे बायो इंडिकेटर एंड द एजेंट ऑफ बायो रेमेडिएशन। तो बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मान लीजिए अगर एक जगह पे, एक सिटी, एक शहर को आप इमेजिन कीजिए, वहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि कोई खास प्रकार का जो प्लांट है वहाँ पर उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटिंग उसमें देखने को मिलती है, दैट मीन्स उसकी जो हाइट है वो कम हो जाती है। तो हम इसे मतलब जहाँ जहाँ पर भी हमें उस पौधे की हाइट कम मिला करेगी तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉल्यूशन मिलता है या पॉल्यूशन है, प्रेजेंट है वहाँ पर। तो दैट मीन्स जब कभी हमें लिविंग चीज़ों के माध्यम से किसी चीज़ की जानकारी मिलती है ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये बायो इंडिकेटर्स हैं। और बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है, जब रेमेडी का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लें, किसी चीज़ से हमें राहत मिल जाए तो उसे हम रेमेडी बोलते हैं। तो जब हमें लिविंग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो जो चीज़ लिविंग है, उनकी वजह से होने वाला जो एक फ़ायदा है या चीज़ों का जो हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए टर्म आती है दैट इज़ ई बायो रेमेडिएशन। सो गाइज आपको ना इसमें सिंपली याद रखना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए स्पॉन्जेस क्या होती हैं। स्पॉन्जेस क्या हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो धरती पर जैसे विचरण करते हैं, चलते हैं, उन्हें हम यहाँ बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल लाइफ बोलते हैं उसे, जो धरती पर चलते हैं यानी कि अर्थ पर वॉक कर रहे होते हैं। जो इसी तरह से पानी के अंदर जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ स्पॉन्जेस जो होती हैं ना वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि ये पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं। और इसके साथ आपको ये जरूर याद रखना है, स्पॉन्जेस किसके अंदर आती हैं, जैसे पानी में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो पानी में रह रही है वो मछलियों जैसी ही होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनका जो फाइलम है, इनकी जो कैटेगरी है, आप इसको मोटा मोटा समझें, साइंस की लैंग्वेज में हम फाइलम, किंगडम वगैरह चेक करते हैं और फैमिली चेक करते हैं, उसके अंदर ऑर्डर भी चेक करते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है, साइंस की टर्मिनोलॉजी में ना इनकी एक अलग सी कैटेगरी है, स्पॉन्जिस को हम रखते हैं पोरीफेरा के अंदर, तो आपको ये ज़रूर याद रखनी है। और ये मतलब एक्वाटिक एनिमल हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से, जैसे अगर हम एनिमल्स को देखते हैं, जैसे लेट्स से डॉग्स को देख लिया या बफलोज को देख लिया, तो उनके अंदर ऑर्गन्स मिलते हैं हमें, टिश्यूज़ हैं, इसी तरह हमारे अंदर भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं। तो इस प्रकार की जो डिवीज़न है ना, कि इन जो स्पॉन्जेस होती हैं, ऐसे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स अलग से नहीं होते। तो आपको ये याद रखना, मतलब ये याद रखना चाहिए। एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यूपीएससी में आ चुका है गाइस, इसीलिए मैं आपको थोड़ा फोकस करने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ। ये जो वाटर होता है ना, अपने मतलब एक फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है इनके अंदर। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है, मतलब जो ये वाटर है
दैट मीन्स दे ड्रॉ इन वाटर थ्रू द न्यूमरस पोर्स। दैट मीन्स जिस तरह से अगर मान लीजिए इनकी जो बॉडी है, दैट मीन्स यहाँ पे देखते हैं एक बार, देखिए जो इनकी बॉडी आप इस समय पर देख रहे हैं, ये इनके अंदर वाटर को ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, उसके थ्रू ये अपनी बॉडी में वाटर ले जाते हैं, और वहाँ पर इसको बोलते हैं गाइस ओस्टिया बोलते हैं। ये याद रखना है आपने साथ में, क्योंकि थोड़ा सा हम साइंस को अंदर से यहाँ पिक कर रहे हैं, टर्म्स को याद रखना है आपने। और इसी के साथ साथ यहाँ इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं दैट इज ई कायोनोसाइट्स, जिन्हें हम कोलर सेल्स भी बोलते हैं। तो अगर पानी के साथ कोई बैक्टीरिया इनकी बॉडी के अंदर जा रहा होगा, कोई प्लैंकटन अंदर जा रहा होगा, मतलब एक छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लैंकटन, और या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पानी के साथ इनकी बॉडी के अंदर जा रहे होंगे, तो ये जो कॉलर सेल्स हैं या काइनोसाइट्स हैं, ये उसको पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और बाद में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इन जिस एक पोर के थ्रू ये बाहर कर दिए जाते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं लाइक बैक्टीरिया या प्लैंकटन, तो उन्हें बोला जाता है ऑस्कुला। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी के अंदर जो है ना, ये पूछा जा चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन कि जो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म्स हैं वो कहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। इसी तरह से इनकी बॉडी के ऊपर ना, अगर आप इनको देखेंगे ध्यान से, तो वहाँ पर कुछ जैसे कांटे से होते हैं ना, उस तरह के मिनरल्स पिक्यूल्स वहाँ पे लगे होते हैं, जो कि सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और इनके अंदर होती है स्पॉन्जिन। तो ये हो सकता है थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, अगर आपको इतना याद ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये एक दो नाम आप याद रख लेंगे ना कि फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है इनका, तो आप इसके लिए मतलब ये ठीक रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या मिलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जहां पे दोनों पार्टीज को फायदा होता है, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जैसा मैंने आपको बताया दैट जहां पर दोनों एक एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है, जैसे दो ऑर्गेनिजम्स अगर इकट्ठे रहते हैं तो एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा उसको बैक्टीरिया जैसे अपनी एक्टिविटीज की वजह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो, तो ऐसे एक रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली आप स्टडी करते हो, तो इसके अंदर यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके अंदर देखने को मिलता है हमें। साथ ही साथ इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है दैट इज कि ये हैवी मेटल जहाँ पे पॉल्यूशन, मतलब हैवी मेटल का पॉल्यूशन हुआ हो, जैसे कोई पानी है या कोई एक सॉइल का सैंपल है जहाँ पर हैवी मेटल्स मिक्स हो गई हों। हैवी मेटल्स किसको बोलते हैं, जो आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम, उन्हें हम आमतौर पे आपने याद रखना है, उनको हम बोलते हैं दैट इज दी दैट हैवी मेटल्स। जैसे आर्सेनिक, लेड और कैडमियम इसके अंदर एक फेमस नाम है, इस एक जैसे टर्म के साथ जुड़े हुए नाम, तो आपको ज़रूर याद रखें इसमें। जिस भी वाटर सैंपल के अंदर या हमारे जैसे सॉइल है उस जगह पर, या जहाँ पे वाटर ज़्यादा मिक्स हो गया हो, उन जगहों पर अगर हैवी मेटल्स ऑलरेडी हैं, तो उन्हें पानी से अलग कर देना, ये इनकी खासियत है। तो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दी स्पॉन्जेस, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। और ये ना अपनी बॉडी के अंदर उसको मेटल्स को लेकर नहीं जाते हैं, ये अपने ऊपर उनको चिपका लेते हैं, उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन बोलना है आपने उसको। अगर ये अपनी बॉडी में ले जाते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, लेकिन ये अपनी बॉडी के ऊपर उनको चिपका लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो ओवरऑल आप इतना ये इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा आपने एक चीज़ याद रखनी है, हैवी मेटल्स किन्हें कहा जाता है। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का हम कोई क्यूब यहाँ पे डेवलप करते हैं, अगर हम उस 1 सेंटीमीटर के अंदर वहाँ किसी भी मेटल को डाल देते हैं, उसको फिल कर देते हैं उस मेटल से, उसमें अगर वेट 5 ग्राम से ज़्यादा का आता है, तो यानी कि इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर जो क्यूब के हिसाब से अगर देखें, ज़्यादा अगर वहाँ पे इसका वेट रहता है, तो उन मेटल्स को हम बोलते हैं दैट इज ही हैवी मेटल्स, जैसे लेड, आर्सेनिक एंड कैडमियम, ये आपने याद रखना है। जो ये मेटल्स होती है ना, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर ही चली जाए या एनिमल्स के अंदर चली जाए, तो उनके लिए वो पॉइजन का काम करती हैं, इसीलिए टॉक्सिक होती हैं। साथ ही साथ ये लंबे समय तक बॉडीज के अंदर रह सकती हैं, तो इसीलिए ये क्योंकि ये टूटती नहीं है, डू नॉट ब्रेक डाउन इजीली, तो इसीलिए लंबे समय तक बॉडीज के अंदर इकट्ठी हो सकती हैं। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए फूड चेन होती है, फूड चेन के अंदर हम देखते हैं जैसे अगर कोई सिंपल सी चेन की बात की जाए, जैसे ग्रास है, घास को जो खरगोश ने खाया, खरगोश को आगे स्नेक ने, या कोई जैसे लायन ने उसको खा लिया, तो इस तरह से बॉडीज के अंदर ना ये जैसे घास में अगर ज़्यादा इकट्ठी हुई, तो खरगोश ने काफ़ी सारी घास खाई, तो खरगोश के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा है इस मेटल की वो बढ़ जाएगी। और अगर एक ही फॉक्स ने या लायन ने या किसी ने भी अगर उन
बहुत सारे खरगोश या जो जैसे डियर वगैरह हैं उनको इंजेस्ट कर लिया, उनको खा लिया, तो उनके अंदर वो स्टोर हो जाएगी जिसने उन्हें खाया है। तो यहाँ पर बायो अकम्युलेशन इसकी होती जाती है, इसमें आपने याद रखना है। इसके अलावा ये चीज यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, दैट इज दैट वेस्ट बंगाल और बिहार का जो एरिया है ना, उसके अंदर आर्सेनिक और कैडमियम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जरूर याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। जितना मैं यहाँ पे अभी मार्क कर रहा हूँ ना, ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपने इतना जरूर याद रखना है। इसके अलावा पंजाब का जो बठिंडा का एरिया है, वहाँ पर यूरेनियम की समस्या बहुत ज़्यादा है। बठिंडा अकेला नहीं, उस एक पर्टिकुलर जैसे जगहों के आसपास। इसीलिए वहाँ पे जो अगर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ से, उन एरिया से काफ़ी ज़्यादा एक पेशेंट्स का नंबर निकल कर आता है। तो वहाँ पे सेलेनियम, यूरेनियम, बेरियम की, ये ना थोड़े से रेडियो एक्टिव मटीरियल आप कह सकते हैं। जैसे यूरेनियम को तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव मटीरियल है। तो पंजाब के अंदर खास तौर से आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर एक समस्या है, दैट इज नोन एज हेक्सावेलेंट क्रोमियम 6 की। जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम 6 है ना, बेसिकली जहाँ पे लेदर का काम होता है, लेदर को कलर किया जाता है, वहाँ पर पानी में ये पॉल्यूटेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम हेक्सावेलेंट क्रोमियम 6। ये ना यूपीएससी के कुछ पेपर्स में क्वेश्चन ऑब्जर्व किया जा चुका है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा बाकी जगहों पर जो जैसे मेटल्स की प्रॉब्लम है, वो पेपर के अंदर नहीं देखी गई है। और इतना जितना मैंने मार्क किया उतना एनफ है। नेक्स्ट करंट अफेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज अबाउट द जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं, जैसे कि जो इनकी बर्थडे डेट है दैट इज 25 ऑफ दिसंबर। इसके अलावा इनके आपको जो मैं मार्क कर रहा हूँ सिर्फ उतना याद रखना है आपने। ये प्रयागराज के अंदर इनका जन्म हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। और इन्हें यहाँ पे कुछ उपाधियां दी गई, जैसे महात्मा गांधी जी ने इन्हें देव यानी कि देवता पुरुष का एक उपाधि दी। इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महामन्ना की उपाधि दी। और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, उन्होंने इन्हें कर्मयोगी कहा। इसके अलावा भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल रही है, उसके अंदर इनका क्या योगदान है, इसमें देखिए। इन्होंने जो गांधी जी के नमक सत्याग्रह है और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे कहते हैं, उसके अंदर इन्होंने योगदान दिया अपना। साथ ही साथ ये भारतीय जो या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके 4 बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आपको ईयर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इतना याद रख लेंगे तो भी एनफ रहेगा। इसके साथ साथ आप एक चीज़ याद रखें, जैसे आज भारत के अंदर यदि कोई कानून पूरे इंडिया के लिए बनता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कौन बनाता है वो, दैट इज पार्लियामेंट। इसी तरह से जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो 1909 से 1920 का जो टाइम पीरियड अगर हम देख रहे हैं, तो उस समय पर जो भारत के लिए कानून बनाते थे उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसके ये मेंबर रहे हैं 11 साल तक। और इनके योगदान की वजह से ही उस समय की जो कोर्ट थी, जो न्यायालय थे, वहां पर देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज किया जाने लगा था, यानी कि हिंदी का प्रयोग शुरू हो गया था इनके एक एफर्ट्स की वजह से। इसके अलावा याद रखें, इन्होंने ना जो सत्यमेव जयते है उसका नारा नहीं दिया था, उसको पॉपुलराइज किया था इन्होंने, ये याद रखना है आपने। और ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। दैट इज टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे एक उपनिषद है, उपनिषद के अंदर वो कौन सा उपनिषद, दैट्स अ मुंडका उपनिषद। वहां पर लिखा गया है जो सत्य है वो कभी नहीं हारता, सत्य हमेशा जीतता है। इसीलिए कहा जाता है दैट जो ट्रुथ है, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, दैट मीन्स जो सत्य है वो अकेला अपने दम पर जीत सकता है। तो सत्यमेव जयते, और आज ये भारत का नेशनल मोटो भी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में जरूर याद रखना है आपने। इन्होंने हिंदू महासभा 1915 में एस्टैब्लिश की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखें। इसके साथ साथ इन्होंने जो चोरा चोरी की घटना जो 1922 में हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने अपना जो एक प्रोग्राम था वो लॉन्च करने वाले थे, उसको सस्पेंड कर दिया था। तो उसके अंदर इन्होंने भी योगदान ये दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम बंद हुआ या सस्पेंड हुआ, उसके बाद ये दोबारा से अपना लीगल प्रोफेशन उन्होंने शुरू कर दिया। अब मतलब ये इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। यह जितना आपने 1915 का हिंदू महासभा के लिए स्ट्रेस दिया है, उतना ही स्ट्रेस आपने ये भी याद रखना है दैट जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में मदद की थी। दैट मीन्स ही इज अ फाउंडिंग मेंबर। तो ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इन्होंने जो इंडियन यूथ के लिए स्काउटिंग जो है शुरू की थी वहाँ पे। और इसके साथ साथ इन्होंने बॉन्डेड लेबर को भी, जो बॉन्डेड लेबर क्या होती है, बंधुआ मजदूरी, जहाँ पे मजदूरों से काम करा लिया जाता है और उनको पैसे नहीं दिए जाते, तो उस सिस्टम को भी यहाँ पर बंद करवाने का इन्होंने यहाँ पे योगदान दिया है।
एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने गंगा महासभा 1905 में, थोड़ा सा अगर याद रख पाए तो, वैसे कहीं क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा। तो इन्होंने जो गंगा के अंदर गंगा महासभा 1905 में बनाई, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डैम वगैरह वहाँ पे गंगा पर ना बना पाएं, जो भीमगोड़ा इन हरिद्वार, हरिद्वार के अंदर भीमगोड़ा में वो बना रहे होंगे, तो उसको बैन करने के लिए इन्होंने एक, जैसे लोगों को इकट्ठा किया होगा, तो गंगा महासभा 1905 में बनाई गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा जो पब्लिकेशंस की गई हैं, उसमें ना कुछ नाम आपको आजकल इसलिए याद रखने ज़रूरी हैं क्योंकि रिसेंट कुछ एग्जाम्स हुए हैं जहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कौन से पेपर लिखे थे, या कौन से पेपर रिलीज़ किए थे, जर्नल्स कौन से लिखे, या कोई वीकली वो इशू करते थे, तो वो चीज़ें आपने याद रखनी है। ये हिंदी का एक साप्ताहिकी यानी कि वीकली ये रिलीज करते हैं, जिसका नाम था अभ्युदय 1907 में। और हिंदी का हर मंथ की एक जैसे मैगजीन होती है हिंदी मंथली मर्यादा, और इसी तरह से इंग्लिश डेली इनका आता था, दैट वाज अ लीडर। तो आपको ने ये नाम जरूर याद रखने हैं, और ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो बोर्ड था उसके भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। 2014 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि यहाँ पर एक सम्मान दिया गया, और इन्हीं के सम्मान में महामन्ना एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस जो है ना वो शुरू की गई थी बनारस से न्यू दिल्ली के लिए। तो आपको ना इनके बारे में ये चीज़ याद रखनी है। और जब भी कभी हम अकेले जैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में अलग से ना पढ़ के, जब भी कभी उनकी बर्थ एनिवर्सरी वगैरह जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, या कोई उनका और इम्पोर्टेंट कोई योगदान रहा है, तो उस समय पर ना उनके बारे में अगर आप चीज़ें पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज अबाउट दी राइनो डी हॉर्निंग एज अ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप जो इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, उस इमेज में आपको एक राइनोसिरोस नजर आ रहा है, और इसके बिल्कुल जैसे नोज पर आप देखेंगे तो वहां पर एक सींग आपको नजर आ रहा है, दैट इज दी हॉर्न। तो आप इसमें याद रखें, जो इस एक अकेले हॉर्न के लिए पूरे के मतलब जो राइनो पोचिंग होती है ना, यानी कि राइनोस को किल कर दिया जाता है, वो इस अकेले एक सींग के लिए होता है। क्योंकि वर्ल्ड में जो राइनोसिरोज है ना, अब उनकी संख्या कम रह गई है, और टोटल इनके पूरे वर्ल्ड में 5 स्पीसीज हैं, यानी कि 5 तरह के हैं ये, ऐसा नहीं कि 5 रह गए हैं, टोटल ये 5 तरह के हैं, और हर स्पीसीज के नंबर जो है ना अलग अलग हैं। तो आपको याद रखना है, इस अकेले हॉर्न का जो है ना, ये चाइनीज मेडिसिनल जो सिस्टम है उसके अंदर इस हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। ये कई तरह की जो डिसीज हैं उनके अंदर मेडिसिन बनाने के काम आती है, जो इसकी भस्म वगैरह बनती है। तो अभी क्या किया जा रहा है कि जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई या राइनोज को बचाने के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं, उन्होंने ये प्लान किया है कि क्यों ना हम पहले ही इस एक सींग को कट कर दें। तो अगर कट कर देंगे तो कोई यहाँ पे शिकारी जो है ना इसका शिकार करने आएगा ही नहीं, क्योंकि बाकी जो है ना इनको मारने से और कोई फायदा नहीं है उनको। तो शिकारी जो है ना इस के लिए सींग के लिए पूरा जो है ना इनको मार डालते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर एज अ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी अब इसको यूज़ किया जा रहा है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत में जो राइनोसिरोज हैं, वन हॉर्न राइनोसिरोज हैं, वो आसाम के अंदर मिलते हैं मेनली, जो काजीरंगा का एरिया है और मानस का एरिया है, आप ज़रूर याद रखें। तो इसमें अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे जो राइनोसिरोज की अगर बात करें, तो राइनो हॉर्न्स जो है ना किससे बने होते हैं, ये केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये बोन नहीं होती है। जैसे आपके नेल्स होते हैं या हमारे जो बाल होते हैं, ये भी केराटिन ही होते हैं मेनली। तो आपको याद रखना है दैट राइनो का जो हॉर्न है, ये इसके अंदर कोई बोन नहीं है, तो उसे कोई पेन नहीं होगा। जैसे अगर हम नेल कट करते हैं हम लोग, तो उसमें कोई पेन नहीं होता हमें। तो इसी तरह से, हालांकि अभी तक कोई खास इसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू में पता नहीं चली है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ईस्ट एशिया में जाएंगे तो कंबोडिया है या बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये वहाँ पर वाइडली यानी कि बहुत बड़े लेवल पर इसके जो भस्म वगैरह है उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इसीलिए इलीगल मार्केट के अंदर ना इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो गाइज यहाँ पर जो मेन है दैट राइनोसिरोस की जो डी हॉर्निंग है ना, इससे पोचिंग यानी कि इनका जो शिकार होता है उसके अंदर कमी आने की संभावना है, और आई भी है। तो यहाँ पे ना जो इंडिया का मॉडल है राइनोस को बचाने का, यहाँ इसको इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे काजीरंगा जो मैंने आपको नाम बताया कि आसाम के अंदर काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ उसे राइनो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो राइनोसिरोज हैं ना उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर पाई जाती है। और वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसिरोज हैं, जिन्हें नहीं पता वो ज़रूर याद रखें। और साथ ही साथ एक भारत ना जो यहाँ पर इन जो राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम जो है यूज़ कर रहा है अभी, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अब इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो दैट जैसे डीएनए बेस्ड फोरेंसिक डेटाबेस को हम इसमें रेडी रखते हैं, ताकि एक्चुअली क्या रहता है कि इसके अंदर ना हम एक जैसे जो डीएनए है उसको हम ट्रैक कर पाते हैं कि अगर कहीं पर स्मगलिंग हो रही है इनके हॉर्न्स की, तो हम चेक कर पाते हैं कि ये कहाँ से किस एरिया से
जो इस डीएनए को मैच करके देखा जाता है कि कौन से एरिया में पोचिंग हुई होगी, और वहाँ से ये मतलब ये सींग वगैरह जो है पोच किए जा रहे हैं या स्मगलिंग की जा रही है। तो ओवरऑल आपने याद रखना है, रोडीज जो है ना बेसिकली दैट्स राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम, और इसे साउथ अफ्रीका में डेवलप किया गया था और बाद में इसे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट्स ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर ना आमतौर पे इस तरह की सिर्फ स्टेटमेंट्स दे दिया, एक वर्ड दे दिया जाएगा ध्रुव 64 क्या है, तो आपको ये बस याद रखना दैट इज ही माइक्रो प्रोसेसर है, और ये पूरी तरह से भारत में बना है, दैट इज इंडियन मेड है यानी कि। और इसे किसने डेवलप किया ये भी याद रखना है आपने, सी डैक। जो हमारे पास सी डैक है ना, ये एक जो कंप्यूटर को लेकर कंप्यूटर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने ये चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसकी वजह से इंडिया में जो हमारी अभी तक सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक डिपेंडेंसी है वो बनी हुई है विदेशी जो मुल्क हैं उनके ऊपर, जैसे कि ताइवान। ताइवान को अगर आप देखेंगे ना, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 60% के आसपास सेमीकंडक्टर्स हैं ना, वो सप्लाई करते हैं। तो एक छोटी सी जगह से पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सप्लाई हो रहे हैं, और देखिए इवन यूएसए या इंडिया या चाइना की भी अगर बात करें, तो इनके लिए सेमीकंडक्टर्स बनाना अभी मुश्किल इसलिए क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना बहुत ज़्यादा प्रिसीजन मांगती है। तो वो प्रिसीजन या वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टेक्नोलॉजी, वो ताइवान ने बहुत अच्छी डेवलप की हुई है। तो इंडिया चाहता है कि हमें फ्यूचर में, क्योंकि आजकल हर गैजेट के अंदर, हर इलेक्ट्रॉनिक लगभग आइटम के अंदर, या हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा एक यूटिलिटी है, डिमांड बढ़ गई है। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए आज जो इंडिया है वो एक सेल्फ सफिशिएंसी चाहता है। वो कैसे आएगी, जब हम यहाँ पर इस तरह से कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव यहाँ पे लेंगे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने जो मैंने हाईलाइट किए हैं। इसके साथ साथ इसमें आपने याद रखना है दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ जो ध्रुवा 64 है क्या ये इंडिया का इकोसिस्टम ऑफ प्रोसेसर, यानी कि इसके अंदर हम शक्ति एक जो प्रोसेसर है इसमें आईआईटी मद्रास से, अजीत हमने आईआईटी बॉम्बे से, विक्रम हमने जो इसरो सेमीकंडक्टर लैब है वहाँ से, और इस तरह से जो तेजा है दैट जो तेजस है दैट्स 64 फ्रॉम द सी डैक 2025। इन सभी को हम यहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम ना, जिसके अंदर इस तरह के प्रोसेसर्स को हम अब धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि शक्ति, अजीत, विक्रम या तेजस जो 64 है ये क्या है, और ध्रुवा 64 क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। तो इनके बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। और क्लॉक स्पीड वगैरह वैसे तो देखिए इसको समझने की ज़रूरत अभी नहीं है, बट अगर आप याद रख पाएँ तो नियरली 1 गीगाहर्ट्ज़ है। और जैसे मैंने बताया दैट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक इनको इन्होंने डेवलप किया है यहाँ पे। और ये कुछ ना मतलब डिटेल्स हैं, कई बार कुछ एग्जाम्स में ना ये आ जाती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा देख सकते हैं दैट द तेजस वाज फर्स्ट इंडियन डिज़ाइन चिप, जो DIR जो वी चिप इसमें आप देख रहे हैं या 5 चिप है, टू बी फैब्रिकेटेड इन मलेशिया, एंड तेजस 64 वाज द सेकंड मैन्युफैक्चर एट द SCL मोहाली, जो सेमीकंडक्टर लैब है यहाँ पे मोहाली के अंदर, वहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा जो तेजस 64 है। तो ध्रुवा 64 है, ये थर्ड है इस तरह की जिसे हम, जो इंडियन मेड है, लेकिन अब ये इंडिया में ही मतलब इसको बनाएंगे हम। तो एप्लीकेशन कहाँ होगी इसकी, जो टेलीकम्युनिकेशन में है वहाँ पर, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, राउटर्स के अंदर, और इसी तरह से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह, वो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी तो हर जगह पर इस तरह के प्रोसेसर की हो सकती है जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। सो आपने एक तो ये याद रखना है 64 नाम लगा है ध्रुवा 64, तो दैट मीन्स 64 बिट है ये। अगर 32 लिखा होता है तो 32 बिट होता है वो। और यहाँ पर ड्यूल कोर प्रोसेसर है, ये भी याद रखना है आपने। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, आपको सिंपली इतना याद रखना है। और यहाँ पे जो इसकी एक क्लॉक स्पीड है दैट इज ही नियरली 1 गीगाहर्ट्ज, ये भी याद रखें आप। तो दैट मीन्स ये इतनी अच्छी स्पीड है कि इसके अंदर एक कई तरह के जो कॉम्प्लेक्स एक कह सकते हैं आप एल्गोरिदम्स हैं उनको ये सॉल्व कर सकता है, और जो सिस्टम है वो बहुत स्मूथली रन जो है ना वो कर सकता है। तो यहाँ पे सिस्टम ठीक चलना चाहिए, मेनली उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ दी डिजिटल इंडिया, जो RISC या DIRV जो प्रोग्राम है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज़ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इंडिया में IRSC-V बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे, सो दैट हमें फॉरेनर्स के ऊपर कम डिपेंडेंट होना पड़े, और हमारे जो कमर्शियल सेक्टर वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ साथ जो ये भी टर्म आपके पास वो पूछ सकता है ये है क्या, तो ये ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आर्किटेक्चर का अपने आप एक सेट है जो कि बिना लाइसेंस फीस दिए हुए हम डिज़ाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं अपने प्रोसेसर्स को। तो अगर आप ये कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है इसको थोड़ा आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या थोड़ी प्रॉब्लम आपको इसे फील होती है, तो सीधा इसको डायरेक्टली इसको आप याद ऐसे ही कर लीजिए, क्रैम कर लीजिएगा ऐसे। इसके अलावा हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं दैट इंडिया ने भी जो है ना 450 मिलियन की एड देने की प्लेज यहाँ पे या इन्होंने ऑफर किया है श्रीलंका को, क्योंकि वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत नुकसान हुआ है ड्यू टू द साइक्लोन दितवा। जो दितवा वहाँ पे साइक्लोन की वजह से यहाँ पे श्रीलंका में नुकसान हुआ, तो उन लोगों की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर उन लोगों को हेल्प करने के लिए ऐसा किया गया है। और इंडिया ने हालांकि इसमें ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि रिसेंटली ऑपरेशन बंधु या सागर बंधु चलाया गया था, वो ह्यूमैनिटेरियन एड या मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी थी हमने श्रीलंका के लोगों को, और इंक्लूडिंग एंड इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल नियर द कैंडी, जहाँ पर 8,000 लोगों को मतलब मदद दी गई थी। सो ओवरऑल आपको ये कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं इसमें, और इसके अलावा ये श्रीलंका के बारे में और जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, बाकी आप इसमें इसको ड्रॉप कर सकते हैं। सो गाइस इस सेशन के लिए करंट अफेयर्स एनफ हैं, तो आई फील दैट जहाँ जहाँ मैंने आपको थोड़ा सा जिन पॉइंट्स को लेकर मैंने आपको कहा कि ये इंपॉर्टेंट हैं, उन एरियाज़ को आप ज़रूर एक बार याद रखिएगा, उनको लिख लीजिए और रिवीजन करते रहिए। आई होप आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।